नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। सरकार बन गई है, अब बारी है कुछ अन्य महत्वपूर्ण पदों की। संसद का विशेष सत्र जल्दी ही शुरू होने वाला है और नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। इस लोकसभा में डिप्टी स्पीकर बनता है या नहीं, ये भी देखना होगा। उधर जेपी नड्डा के मंत्री बनने के बाद बीजेपी को अब नए अध्यक्ष की तलाश है। इसी तरह कुछ राज्यों में भी बीजेपी को नए अध्यक्ष बनाने होंगे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष की 18वीं लोकसभा की तस्वीर बदली हुई होगी। इस बार विपक्ष मजबूत है और स्पीकर का काम अधिक चुनौतीपूर्ण होगा। संभावना है कि बीजेपी स्पीकर का पद अपने पास ही रखे। अब तक केवल 4 स्पीकर ही दोबारा चुने गए हैं। इनमें भी अकेले बलराम जाखड़ी लगातार करीब 10 साल स्पीकर रहे। ऐसे में प्रश्न है कि क्या निवर्तमान स्पीकर ओम बिरला को फिर कमान मिलेगी या आसन पर कोई नया चेहरा आएगा। नया सत्र जल्दी ही शुरू होने वाला है, जिसमें सबसे पहले नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी और फिर होगा नए स्पीकर का चुनाव। 10 साल बाद लोकसभा में नेता विपक्ष भी होगा। नए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष का सहयोग मांगा है। दोनों साथी का साथ मिल करके हाउस को सुचारू रूप से अच्छी तरह से चलाने के लिए सारा सदस्यों को, सारा पॉलिटिकल पार्टी के जो पार्लियामेंट्री पार्टीज है, सबको अनुरोध करता हूं, मैं अपील करता हूं और हम मिल करके भारत को महान देश बनाने के लिए, इस संसद का गरिमा को बनाए रखने के लिए सब योगदान करें। पिछली लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद पूरे 5 साल खाली रहा। मोदी के पहले कार्यकाल में यह पद सहयोगी दल एआईएडीएमके को दिया गया था। तंबी दुराई 5 साल तक डिप्टी स्पीकर रहे। परंपरा के अनुसार कभी यह पद विपक्ष को दिया जाता था, जैसे यूपीए 1 में अकाली दल के चरणजीत सिंह अटवाल और यूपीए 2 में बीजेपी के करिया मुंडा डिप्टी स्पीकर रहे। लेकिन पिछले 10 साल से यह परंपरा टूट गई। इस बार विपक्ष ताकतवर है और वो ये पद चाहेगा। उधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कैबिनेट मंत्री बन गए। उनका कार्यकाल वैसे भी इस साल जनवरी में समाप्त हो गया था, लेकिन आम चुनाव के मद्देनजर 6 महीने यानी जून तक बढ़ाया गया था। बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद की परंपरा है। इस लिहाज से बीजेपी को नया अध्यक्ष बनाना होगा। इसी तरह 3 प्रमुख राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष भी मंत्री बनाए गए हैं। ये हैं गुजरात प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल, पश्चिम बंगाल सुकांत मजूमदार, तेलंगाना जी किशन रेड्डी। इनके अलावा कुछ राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु। इन राज्यों को भी नए प्रदेश अध्यक्ष मिल सकते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ही शुरू होगी। दिल्ली में अखिलेश शर्मा, NDTV इंडिया। तो इसी को लेकर बीजेपी में क्या चल रहा है, अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले ली। उसके साथ में मंत्रिमंडल का भी गठन हो चुका है। लेकिन जेपी नड्डा, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनको मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद क्या इससे संकेत मिलते हैं कि बीजेपी के संगठन में भारी फेरबदल होने जा रहा है? बिल्कुल मिलते हैं, क्योंकि जेपी नड्डा का कार्यकाल इसी जून में ख़त्म हो रहा है। हालांकि उनका कार्यकाल जनवरी में इस साल के ख़त्म हो गया था, लेकिन जब राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ बीजेपी का, तो उसमें 6 महीने के लिए चुनाव को देखते हुए उनका कार्यकाल बढ़ गया था। अब अगर हम बात करें बीजेपी के संगठन की, तो 2014 में राजनाथ सिंह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उनके कार्यकाल में बीजेपी खुद जो पार्टी है वो बहुमत पर सरकार में आई। 2019 में अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के बनते हैं और 2019 में भी बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया। लेकिन 2024 में बीजेपी का बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। हालांकि एनडीए की सरकार जरूर बन गई। जेपी नड्डा इस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब उनको जो है कार्यकाल उनका पूरा हो रहा है। संकेत यही मिल रहे हैं कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी और को बनाया जाएगा। अब कौन बनेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष? इसमें कई सारे नामों की चर्चा चल रही है। पहला जो नाम है वो जो है विनोद तावड़े,
जो कि महाराष्ट्र से आते हैं, इस वक्त राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उनका भी नाम चर्चाओं में है। सुनील बंसल जो कि वो भी जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, सुनील बंसल, और एक ताकतवर जो है वो संगठन के आदमी ये माने जाते हैं, क्योंकि इनको जो है उत्तर प्रदेश का संगठन देखने के लिए भेजा गया था और पश्चिम बंगाल समेत कई सारे राज्यों के ये प्रभारी रह चुके हैं। तीसरा नाम अनुराग ठाकुर का भी आ रहा है, उनको इस बार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। हालांकि उसके पीछे तर्क यह है कि हिमाचल के किसी एक शख्स को मंत्री बनाना था, तो उसमें जेपी नड्डा जी को बनाया गया। चौथा ऐसे नाम मनोहर लाल खट्टर के बारे में भी तमाम सारी चर्चाएं थीं, लेकिन अब उनको मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है। तो ऐसे भूपेंद्र यादव के बारे में भी चर्चा थी, वो भी मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं। तो ऐसे अभी 5 राज्यों के जो प्रभारी हैं उनको बदले जाना है। साथ में सबसे बड़ी बात है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अभी बीजेपी के, उनकी जगह पर कोई दूसरा जो बीजेपी किसी और को लेकर आएगी, और वो ऐसा शख्स होगा जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी का खास होगा। तो ऐसे में तमाम सारे नामों पर चर्चा चल रही है, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि बीजेपी में सस्पेंस और जो सीक्रेसी है वो लास्ट मोमेंट तक बनाए रखी जाती है। तो ऐसे में देखना जो है वो सब पर निगाहें लगी हुई हैं कि आखिर किसको जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है और प्रदेश का अध्यक्ष जो है वो किसको कमान सौंपी जा रही है। लेकिन बीजेपी के अंदर सांगठनिक फेरबदल आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर हो सकता है। दिल्ली से पवन कुमार तिवारी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। अब बात कर लेते हैं उड़ीसा की, जहां 24 साल बाद नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। नाम तय हो गया है, मोहन चरण मांझी नए मुख्यमंत्री होंगे। राज्य में 2 उप मुख्यमंत्री भी रहेंगे, कनक वर्धन सिंह देव और प्रभाती परिडा। बीजेपी विधायक दल की आज बैठक हुई, इसमें मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम मोहर लग गई। बैठक के लिए राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव को पार्टी ने पर्यवेक्षक बनाकर भुवनेश्वर भेजा था। 12 जून यानी कल नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा, इसमें पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। इस बीच कल शपथ ग्रहण के लिए भुवनेश्वर में जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को न्योता भेजा गया है, जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। खास बात यह कि भगवान जगन्नाथ को भी निमंत्रण भेजा गया है। नवीन पटनायक और उनकी बीजेडी को इस बार बीजेपी ने हरा दिया। यहां पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। और मोहन चरण मांझी को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने जातीय समीकरणों को साधा है। मोहन चरण मांझी आदिवासी हैं। पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने आदिवासी मुख्यमंत्री दिया है। आपको ये बता दें कि झारखंड में चुनाव जल्दी ही होने वाले हैं और ऐसे में आदिवासी समाज को बीजेपी ने एक बड़ा संदेश दिया है। हाल के लोकसभा चुनाव में झारखंड में आदिवासी समाज की नाराजगी बीजेपी को झेलनी पड़ी थी। कनक वर्धन सिंह देव राजपूत हैं, वे 6 बार के विधायक हैं और 2 बार गठबंधन सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। वे बोलनगीर जिले के पाटनगढ़ से चुनाव जीते हैं। वहीं प्रभाती परिडा बीजेपी का बड़ा महिला और ओबीसी चेहरा है। वो पुरी जिले से नीमपारा से पहली बार विधायक बनी है। और हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता हमारे साथ इस खबर पर चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या क्या बातें हैं जो इनके मोहन मांझी के पक्ष में गई हैं, क्योंकि कई सारे दावेदार थे इस बार उड़ीसा में बीजेपी में मुख्यमंत्री पद के लिए? देखिए, कई सारे जो चीज़ें हैं जो मोहन मांझी के पक्ष में जाते हैं, जैसे कि एक तो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है ट्राइबल फेस। उड़ीसा में बीजेपी को एक ट्राइबल फेस को मुख्यमंत्री बनाना था और ये ज़रूर मोहन मांझी से उन्होंने पूरी किए हैं। मोहन मांझी, जैसे आप जानते हैं, क्योंझर के विधायक हैं, 4 बार चुने गए विधायक हैं। उनके पास राजनीतिक एक्सपीरियंस भी है, 4 बार विधानसभा में एमएलए बनने के बाद उनके पास सीनियरिटी भी है। और अगर आप जो कैलकुलेशन देखें बीजेपी का, तो उसमें अगर आप 2 जो डेप्यूटी सीएम है उनका नाम देखें, उसमें पूरी तरीके से पता चलता है। जैसे कि एक केवी सिंहदेव जो जैसे आप जानते हैं जो राजघराना से आते हैं और जो बोलंगीर से है, और दूसरा जो आप जानते हैं पार्वती परिडा जो कोस्टल रीजन से आते हैं। तो एक मिक्स है, एक महिला फेस है, एक सीनियरिटी के हिसाब से जो केवी सिंहदेव है उनका एक प्रेजेंस है डिप्टी चीफ मिनिस्टर के हिसाब से। और
दूसरी तरफ आप जानते हैं मोहन मांझी जो ट्राइबल फेस है उनको मुख्यमंत्री पद का दावेदार बना दिया गया है, क्योंकि उनको जो विधानसभा विधायक दल के जो नेता है वो चुन लिया गया है, यानी कि वो सीएम डेजिग्नेट है। राजभवन में वो अपना सरकार बनाने की दावा पेश करने गए हैं और इसके बाद कल शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री भी शामिल हो गए, जहाँ पे मोहन मांझी को मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा। और इस शपथ ग्रहण समारोह में जैसे मैं बता रहा था, एक तो नवीन पटनायक जो है, जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं 24 साल, उनको भी न्योता भेजा गया है। 5 भाजपा के नेता, बड़े नेता आज उनके घर जाके उनको ये शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता दिया था, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है, वो कल आएंगे शपथ ग्रहण समारोह में। और उड़ीसा में कई सारे लोग हैं जिन्होंने ये बीजेपी के जो अगर आप देखें एमएलएज है और जो ये जिनको रिप्रेजेंटेशन दिया गया है इस सरकार में, वो एक बहुत ही केयरफुल कैलकुलेशन के बाद किया गया है। आप बीजेपी इतने साल से कवर करता है, आप जानते हैं बीजेपी कुछ भी सोच समझ कर करती है, और ये बीजेपी ने एक सोच समझकर जो मोहन मांझी को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाना और फिर 2 उप मुख्यमंत्री जो बाकी सारे जो इंटरेस्ट से उनको बैलेंस आउट करता है, ये एक बहुत ही सोच समझ कर कैलकुलेट कर एक निर्णय लिया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कल मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा भुवनेश्वर में। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। आंध्र प्रदेश में नई सरकार की ताजपोशी की तैयारियां तेज हो गई हैं। चंद्रबाबू नायडू एक बार फिर से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने शानदार प्रदर्शन किया था। टीडीपी ने राज्य की 175 में से 135 सीटें जीती। वहीं उनके सहयोगी पवन कल्याण की जनसेना ने 21, जबकि बीजेपी ने 8 सीटें जीती हैं। आज टीडीपी और एनडीए ने चंद्रबाबू नायडू को अपना विधायक दल का नेता चुन लिया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद टीडीपी, बीजेपी और जनसेना गठबंधन के नेताओं ने राज्यपाल अब्दुल नजीर से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। बुधवार को चंद्रबाबू नायडू के साथ कई अन्य नेता भी शपथ ले सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। पीएम नरेंद्र मोदी भी कल वहां पहुंच रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में केसरापल्ली आईटी पार्क में होगा। एक बात और जो सामने आ रही है वो ये है कि अब आंध्र प्रदेश की राजधानी जल्दी ही अमरावती हो सकती है। और हमारे सहयोगी ऐश्वर्या इस पर बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, क्या तैयारियां हैं और किस तरह का कंपोजिशन होगा चंद्रबाबू नायडू के इस मंत्रिमंडल का? क्या इसमें कोई उप मुख्यमंत्री भी हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी खबर जो अभी निकल कर आ रही है वो ये कि अमित शाह दिल्ली से विजयवाड़ा की तरफ रवाना हो चुके हैं और आज लगभग 10:20 पर रात में चंद्रबाबू नायडू के घर पर उनकी मुलाकात होगी। साथ में जेपी नड्डा भी होंगे और ये बड़ा अहम हो जाता है क्योंकि ठीक 1 घंटे पहले चंद्रबाबू नायडू की पवन कल्याण और डी पुरंदेश्वरी के साथ मुलाकात हुई थी और कैबिनेट किस तरीके से दिखाई देगा उसको लेकर लगातार बातचीत थी। क्या एक उप मुख्यमंत्री या 2 उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पुश करेगी? एक भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि बड़ा पोर्टफोलियो भी उनको मिले और उसको लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। हमें ये बताया गया है कि 19 विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा टीडीपी की तरफ से, 4 विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा जनसेना की तरफ से और 2 विधायकों को विधायक बनाया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा मंत्रालय उनको मिले या उप मुख्यमंत्री का दर्जा भी मिले। कल क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस शपथ ग्रहण में आने वाले हैं, आज चंद्रबाबू नायडू ने साफ किया कि वो तमाम विधायकों से ये दरख्वास्त करते हैं कि आंध्र प्रदेश की प्रगति के लिए हमें सेंटर के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश की जो इकोनॉमी है उसको रिवाइव करना है और एक साथ बियॉन्ड दी पार्टी लाइंस जाकर जनता के लिए काम करना है। साफ तौर पर एक ऐसा मैसेज जो एनडीए को एक साथ लेकर अगले 5 सालों तक चले, इस तरीके का मैसेज दिया। उसके बाद राज्यपाल ने जब लेटर ऑफ सपोर्ट देखा उसके बाद उनको
कल शपथ ग्रहण के लिए इनवाइट किया है। कल बहुत ही बड़ा एक आयोजन होने वाला है, शपथ ग्रहण समारोह, जिसमें तमाम बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के और खुद प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे। कई सुपरस्टार्स भी कल शपथ ग्रहण समारोह में आने की आशंका जताई जा रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।